बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, साजिद खान और नुमान अली की तबाह कुन बॉलिंग के बाद शान मसूद की कप्तानी बल्लेबाजी और उसके बाद पाकिस्तान जीत के रास्ते पे गामजन हो गया है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने दूसरे दिन के इख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बनाए हैं और पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर इस टेस्ट मैच में 202 रन की लीड हासिल कर ली है, जो कि कंडीशंस को देखते हुए एक हाईली इंपॉर्टेंट लीड है और अच्छी लीड है। कंडीशंस को देखते हुए जब आप अपनी मुखालिफ टीम को 137 रन पर ऑल आउट कर देते हैं पहली इनिंग्स में, तो दूसरी इनिंग्स में जब आप 202 रन की लीड पर मौजूद होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कमांडिंग पोजीशन में हैं। लेकिन उसके बावजूद सवाल हैं, उसके बावजूद मसाइल हैं जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा मसला है हमारा बाबर आजम। एक बार फिर बाबर आजम बुरी तरह नाकाम हुए हैं और ये उनका शर्मनाक टेस्ट मैच है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। वर्स्ट रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया है इस टेस्ट मैच को लेकर के। बात करेंगे बाबर आजम क्यों नाकाम हो रहे हैं और इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए बाबर आजम को। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। फिर हमने बात करनी है शान मसूद की बैटिंग तो जबरदस्त है, लेकिन कप्तानी पर फिर सवालात उठते हैं और वो मुस्तकिल उसी तरह के मसाइल का शिकार है, बार बार वही गलतियां कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। बल्लेबाजी उन्होंने दूसरी इनिंग्स में जबरदस्त की है, अनफॉर्चुनेटली वो उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए और एक ब्लंडर की वजह से आउट हो गए। लेकिन बहरहाल कप्तानी के ऊपर सवाल बनते हैं, वो भी हम बात करेंगे। और साथ बात करेंगे पाकिस्तान के ये जो दोनों स्पिनर्स हैं, बप्पा और कटप्पा, कमाल जनाब दोनों ने किया है आज। जिस तरह से झाड़ू फेरा है, जिस तरह से वेस्ट इंडियन बल्लेबाजी के परखचे उड़ा के रख दिए हैं, इनका मुकाबला ही नहीं बन पा रहा वेस्ट इंडियन स्पिनर्स के साथ। हालांकि वो भी 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं, लेकिन वहां पर जो जेडन सील्स हैं, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है भाई, इस तरह की स्पिन ट्रैक के ऊपर, तो अगर हम फास्ट बॉलिंग वाले ट्रैक बनाते तो हम तो फारिग हो जाना था। तो इसलिए हमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है जो टर्निंग ट्रैक बनाया है। बात करेंगे तफसील के साथ इसके ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, अगर आप 202 रन की लीड रखे हुए हैं उस पिच के ऊपर जिसके ऊपर आपके स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, तो मेरे ख्याल में आप काफी पुरसुकून होंगे और आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त कमांडिंग लीड में है, जीत की राह पे गामजन है, जबकि आपकी 3 विकेटें गिरी हैं 109 रन के ऊपर। चौथी गिरते गिरते बच गई जब कामरान गुलाम को एक क्या कमाल का ब्लंडर करके, मेरे ख्याल में मतलब आम नेकेड आई से तो यही लगता है कि यार वो ये डीआरएस बाज़-औक़ात बड़े अजीबो गरीब किस्म के फैसले देता है। एक ऐसा डिसीजन जिसमें लग रहा था कि ये बिल्कुल प्लम्ब आउट है, वहां पे वो बॉल स्टंप्स को मिस कर गई और अच्छा खासा, ये समझ लें कि ये पंजाबी में इसको गिट कहते हैं, इतना कम से कम डिफरेंस जो है उसने डाला है भाई। और एक हाथ का, एक बालिश का फासला डाल दिया उसने और बड़े हैरान हुए सभी, अंपायर भी हैरान, कमेंटेटर्स भी हैरान। जो वेस्ट इंडियन थे वो तो बहुत ही हैरान और परेशान भी, क्योंकि ये विकेट अगर आज उनको मिल जाती और पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर जाती तो वो फिर भी कुछ ना कुछ सोच सकते थे कि शायद कल के दिन आके वो पाकिस्तान को बिल्कुल सस्ते में निपटा दें। जिस तरह से आज उन्होंने पाकिस्तान को साउद शकील और मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद सस्ते में निपटाया, तो हो सकता है कि जी हम इस मैच में वापस आ सकें। लेकिन राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो दे आर नॉट इन द मैच। पाकिस्तान इज इन द मैच बट दे कैन स्टिल, टेस्ट क्रिकेट है भाई, टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी कहा जा सकता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा मोहम्मद हुरैरा के ऊपर। मोहम्मद हुरैरा को एक बड़ा मौका मिला था, मानता हूं डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, मानता हूं बैटर्स के लिए कोई आसान माहौल नहीं है,
लेकिन उसके बावजूद एक 50 तो बनती थी भाई, एक 50 तो बनती थी, और वो भी उस वक्त कि जब स्पेशली आप 29 रन्स तक पहुंच गए हैं और आपने एक अच्छा आगाज ले लिया है, तो भाई वहां पर फिर उसको काउंट करने की जरूरत थी। थोड़ा सा टेम्परामेंट का मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम बना है उनको, वो ज्यादा जिसको आप कहते हैं ना कि डिफेंसिव हो गए, घबरा रहे थे ज्यादा, वो कॉन्फिडेंस चेहरे पे वो नजर नहीं आ रहा था उनके कि वो बहुत ज्यादा आसानी से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। सिंपल वर्ड्स में, कंफर्टेबल इनिंग्स नहीं थी उनकी, ठीक है उन्होंने 29 रन्स कर लिए, लेकिन बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, खासतौर पे जेडन सील्स के अगेंस्ट तो वो उनको समझ ही नहीं आ रही थी। खासतौर पे वो जो बॉल उन्होंने छोड़ी है जो बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से 3 सेंटीमीटर के फासले पे, बाद में बताया उन्होंने ग्राफिक्स में कि 3 सेंटीमीटर का फासला जिसमें उन्होंने उस बॉल ने मिस किया है स्टंप्स को, तो वो बॉल उन्होंने लीव की है, तो समझ नहीं आ रहा था उनको, सीधी सी बात है। तो मेरे ख्याल में अभी उनको मजीद खेलने की जरूरत है और मजीद सीखने की जरूरत है। पहले मैच में बेहतर नहीं होता कि किसी के ऊपर आप कंक्लूसिव आप अपना फैसला दे दीजिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि साइम अय्यूब का नायब बनने के लिए आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। स्टिल उनको मेरे ख्याल में दूसरा मैच दिया जाएगा और उनके पास अगेन मौका होगा कि वो अपनी प्रेजेंस को थोड़ा फील करवाएं। प्रेजेंट शुड बी फेल्ट, यार मैं यहां पे हूं। कैच उन्होंने बहुत शानदार पकड़ा, सिली की जो पोजीशन है उसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि बल्लेबाजी में आज उनके पास एक बड़ा मौका था। आपको बहुत मुश्किल से ऐसे मौके मिलते हैं, और जब आपका टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट सेटल्ड हो तो वहां पे अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसको नहीं लेते, तो फिर ये अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल बाबर आजम, मेरा दूसरा इशू है बाबर आजम। बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर आजम राइट आर्म लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। अंदर आती हुई बॉल उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अंदर आती हुई बॉल उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अब एक और बड़ा प्रॉब्लम उनका स्टार्ट हो गया, और वो है चौथे और पांचवें स्टंप के ऊपर जो बाहर जाती हुई बॉल है, वो भी उनके लिए प्रॉब्लम है। उसके साथ छेड़खानी करते हैं, और वो मतलब अपने फोर्थ स्टंप से अवेयर होना कहते हैं इसको, कि भाई आपका थर्ड जो आपका ऑफ स्टंप है, रादर ऑफ स्टंप से आपके अवेयर होना कहते हैं इसको, कि आपका ऑफ स्टंप कहां है। वो मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है, बाहर जाती हुई बॉल्स के साथ बल्ला इंस्टिंक्टिवली आई थिंक सो उनका निकल जाता है बाहर, और फिर वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में वो कई बार आउट हुए हैं। मैंने कल भी ये बात की कि ये टेक्निकल इशू विराट कोहली के साथ भी है, ये टेक्निकल इशू और भी बल्लेबाजों के साथ। तो ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? दोनों तरफ एक मसला है, मैं आपको बताऊं। विराट को भी उन्होंने कहा कि मियां अगर तुम डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो तुम्हें हम टेस्ट नहीं खिलाएंगे। एंड आई थिंक सो कि अब पाकिस्तान को भी बाबर आजम को यही कहना चाहिए कि बाबर साहब आप डोमेस्टिक खेलिए। ये जो आपके इश्यूज है ना, ये ऐसे हल नहीं होंगे। बैटिंग कोच आपको बताता रहेगा तो ये हल नहीं होंगे। यू विल हैव टू गो टू द बेसिक्स। आपको बुनियाद की तरफ वापस पलटना है, आपको खेलना पड़ेगा, जो है वो रेड बॉल क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और आपको डोमेस्टिक की तरफ वापस आना पड़ेगा। यही हल है, अदरवाइज बाबर स्ट्रगल करते रहेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स, ये आपको बताऊं, ये वर्स्ट एवर उनका होम टेस्ट है। इतने कम रन आज तक उन्होंने किसी टेस्ट मैच में नहीं बनाए। यानी पहली इनिंग्स में 8 रन, दूसरी इनिंग्स में 5 रन, टोटल 13 रन। बाबर आजम, हम उनको किंग कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। गुज़िश्ता आप देख लीजिए 2-3 इनिंग्स, 3 इनिंग्स में उन्होंने लगातार 50s किए, और हम खुश हो गए थे कि यार बाबर आजम जो है वो फॉर्म में वापस आ गया। मुश्किल पिच है, लेकिन यार बाबर आजम के लेवल का जहां पे हम उसको रखते हैं बीइंग अ बल्लेबाज, मतलब डिसअपॉइंटिंग है ना, सिंपल। इससे बढ़कर मैं अब क्या कहूं कि आप एक इतना बड़ा आपका स्ट्रेचर है बीइंग अ बैटर, पाकिस्तान के आप पोस्टर बॉय हैं, और आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे उस पिच के ऊपर जहां पे रिजवान ने भी 70 बनाया, जहां पे 84 रन की एग्जैक्टली इनिंग्स खेली है साउथ शकील ने। अब शान मसूद भी जो है वो 50 करके गया, तो वहां पे बाबर आजम का
ناکام ہونا جو ہے وہ ایک ٹینشن ہے بہت بڑی, اور اس طرح کی پرفارمنس ریئلی ڈس اپوائنٹنگ. پاکستان ٹیم مینجمنٹ ول ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. کیا سوچنا ہے یہ اب ان کو سوچنا ہے. میں نے تو بتا دیا کہ یو ول ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس, ادروائز مجھے یہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ آپ کھیلتے جائیں گے تو آپ غلطیوں کو دہراتے جائیں گے. اب بات کر لیتے ہیں جی شان مسعود کی. دیکھیے کپتانی میں اگین انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا. میں نے آج جو پاکستان کی اننگز کے بعد کی ویڈیو اس میں نے بات کی ہے کہ بھائی کپتانی کا معاملہ جو ہے نا اس میں شان میاں مستقل ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں. جنوبی افریقہ میں بھی آپ کو پتا ڈس اپوائنٹ کیا, اب یہاں پہ آ کے بھی دوبارہ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں. آپ نے 137 رنز کیسے بننے دیے؟ ٹھیک ہے پاکستان اس وقت کمانڈنگ پوزیشن میں ہے, ٹھیک ہے پاکستان اس وقت جو ہے وہ جیتنے کے راستے پہ ہے. پاکستان کے اسپنرز نے بالنگ بہت اچھی کی ہے, وہ بھی بہت برا کھیلے ہیں ویسٹ انڈیز والے. اگر میں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا, ویسٹ انڈیز والے بھی بہت برا کھیلے. وہ اسپن کے اگینسٹ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کرنا کیا. پاکستان کے جو اسپنرز ہیں وہ بھی بالنگ انہوں نے بہت اچھی کی ہے, لیکن جہاں پہ ان کو اسپنرز کو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا ہے, وہاں پہ شان مسعود کو سمجھ آنی بند ہو گئی. ارے بھائی خرم شہزاد کو صرف 1 اوور کروایا, اتنا ہی اوور اس کو کروانا تھا تو اس کی جگہ ایک اور بلے باز کو کھلا لیتے. بھائی ایک اور بلے باز کو کھلا لیتے. آپ نے 2-3 اسپنر سے جانا تھا اور چوتھا آپ کے پاس آغا سلمان آلریڈی موجود ہے, تو آپ کو ضرورت کیا ہے ایک سیمر کو کھلانے کی؟ مطلب اس کو کھلایا, اس سے 1 اوور کروا لو. دیکھ لو کہ جب آپ کے مخالف ٹیم کے یہ جو ٹیل اینڈرز ہیں یہ آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, آپ کے سپنرز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے فاسٹ بالر کو آزماؤ, اور اس کو نہیں آزمانا تو تیسرے سپنر کو تو آزما لو یار. پچھلی ٹیسٹ سیریز میں آپ نے زاہد محمود کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ اس کو رکھے رکھا اس سے اوور نہیں کروائے. اس سیریز میں اب آپ جو ہے وہ ابرار کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اور پھر ابرار نہیں آپ کو وکٹ. لیکن سر یہ تو ہو گیا کپتانی, یہ غلطی وہ مستقل کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا وہاں سینچورین ٹیسٹ میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی سائم ایوب سے ہی اوور کروا لیتے, خرم شہزاد کو واپس آپ لے کر کے نہیں آئے. وہاں پہ آپ جو ہے وہ کبھی ایک اننگز میں آپ عامر جمال کا بالکل استعمال نہیں کر رہے, دوسری اننگز میں آپ اس کا ایکسیسو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ والے ایشوز ہیں کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن والا معاملہ شان میاں فارغ ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ شان میاں جو ہے وہ پاکستان کے کپتان بھی برقرار رہ پائیں گے نیکسٹ سائیکل میں. بہرحال اب بطور بلے باز تو بھائی وہ اتنا وہ کر گئے ہیں کہ وہ پاکستان کی اوپننگ جگہ پہ ضرور برقرار رہ پائیں گے. بلے بازی اس نے آج بھی اچھی کی ہے, پازیٹیو کھیلتا ہے, پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیلتا ہے, ٹک ٹک پہ نہیں بلیو کرتا, اور جب وہ پازیٹیو کھیلتا ہے قدموں کا استعمال کرتا ہے, چھکے لگاتا ہے, چوکے لگاتا ہے, تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. اس کی بیٹنگ دیکھنے میں مزہ آتا ہے. آج بھی اس نے اچھی بیٹنگ کی ہے, 50 سکور کی ہے. کنڈیشنز کے حساب سے ایک زبردست اننگز ہے. کپتانی باری آپ اس کو کہیے تو غلط نہیں ہوگا, کپتانی برقرار رہے نہ رہے, لیکن فی الحال تو کپتان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلے بازی میں وہ اپنی جگہ برقرار رکھے ہوئے ہے. پچھلی اننگز میں برا کھیلا, اس اننگز میں اس نے کمپنسیٹ کیا, اوور کمپنسیٹ کرنے کے چکر میں رن آؤٹ ہو گیا اور بلنڈر کیا. خود اپنے سر پہ بھی ہاتھ مارا کہ جب میں نے اس کو بلا لیا تھا رن کے لیے تو پھر مجھے رکنا نہیں چاہیے تھا, مجھے بھاگتے جانا چاہیے تھا. اگر بھاگتے جاتا تو وہ رن آؤٹ نہیں تھا, رن وہاں پہ موجود تھا. بس بال کو دیکھتا رہا, کانفیڈنس نہیں تھا کامران غلام پہ. اور اب کامران غلام کو جو موقع ملا, تو اب کامران غلام کو اس موقع کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ چوکا لگانا چاہیے. پاکستان کو 300 تک اگر لے جائیں تو بڑی بات ہے, ویسے ہے بہت مشکل, 250 پہ تک بھی لے جائیں تو بڑی بات ہے. آج دیکھیے آج کے دن میں 3 سیشنز میں 19 وکٹیں گر گئی ہیں. اس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ this pitch is gonna get worse, مزید خراب ہوگی تیسرے دن, سپنرز کو مزید مدد ملے گی اور چیزیں پاکستان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیں گی. گیم چینجنگ بیسیکلی اس میچ میں جو اننگز ہیں وہ 3 ہیں میچ وننگ کہہ لیجئے فی الحال. ایک سعود کی 84 کی, پھر 70 آڈ کی آپ کے محمد رضوان کی, آئی تھنک 71 اس نے بنائے, اور اس کے بعد اب یہ 50 یہ بھی اس میں ایڈ کر لیجئے. تو یہ اس میچ کی
काया पलटने वाली इनिंग्स हैं। अब आगे एक इनिंग्स बड़ी 50 वाली 50 प्लस वाली मिल जाए और मिला जुला के 275 कर जाए तो पाकिस्तान बहुत आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। वैसे करंट सिचुएशन में सिनेरियो में अगर 202 भी वेस्ट इंडीज को दिया जाए ना तो जिस कमाल की बॉलिंग हमारे साजिद और नुमान ने की है, दिल खुश कर दिया। देखिए ये दोनों ने साबित किया है कि अपनी कंडीशंस में, टर्निंग कंडीशंस में इन जैसा कोई नहीं है। जो साजिद ने पहली 4 विकेटें ली हैं, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस, क्या कमाल का उसका वो रूप है, अंदाज है उसकी बॉल फेंकने का, और उसके बाद फिर जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करता है, जो वो पंप लेके आता है अपनी बॉलिंग में, जो गुस्सा, जो जुनून, जो जज्बा, मजा आ जाता है यार। शहीद का बेटा है, दिल खुश करता है और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आपको पता, मैं मिला भी हुआ हूं उनसे, तो एक शानदार पर्सनालिटी है। मेरी दुआएं उनके साथ हैं कि इसी तरह वो फ्लरिश करते रहें। और साथ में नुमान अली, क्या एक्यूरेसी है बाप्पा जी के पास, क्या कमाल की एक्यूरेसी, और जिस तरह से वो अपनी टर्न का इस्तेमाल करता है यार, कमाल है, जबरदस्त किस्म का। और नसीम शाह का वो मुझे कमाल है टेस्ट याद आ गया, क्या टेस्ट है पेप्सी का। तो यहां पे मैंने पेप्सी की फ्री में मशहूरी कर दी। लेकिन जो नुमान अली बॉल करता है ना यार, अमेजिंग। इन कंडीशंस में मेरे ख्याल में एक वो श्रीलंका का जयसूर्या और एक आपका नुमान अली, खत्म है कहानी भाई। 5 ले गया आज, फिर 4 साजिद ले गए। कल के दिन में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। अब कल के दिन में कौन क्या करता है ये देखना है। पाकिस्तान को 250 तो क्रॉस करनी चाहिए, मिनिमम 250। एंड आई विश कि अगर कामरान गुलाम कोई अच्छी इनिंग खेल जाता है, साउथ शकील भी है, अभी पीछे रिजवान है, आगा सलमान है, कोई कोलैप्स नहीं होना चाहिए। 20-20, 25-25 भी करते जाओगे ना तो बात 275 से अबव हो जाएगी। दैट वुड बी वे वे टफ फॉर वेस्ट इंडीज, जिन्होंने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है सो फार। उनके बॉलर्स जो हैं वो भी इन कंडीशंस का उस तरह से फायदा नहीं उठा पाए जैसे हमारे बॉलर्स ने उठाया। और मोती जो है उसकी तो समझ ही नहीं आ रही, उसको जो है वो कभी कप्तान बॉल दे देता है, कभी फील होता है कि पता नहीं वो नाराज हो गया कप्तान उससे, पूरा सेशन उसके बॉल नहीं करवाता। तो कप्तान की कप्तानी भी समझ से बाला तर है। तो ओवरऑल पाकिस्तान के भी कुछ मसाइल हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज तो बहुत ही बुरा खेला है इस टेस्ट मैच में, क्लूलेस नजर आया है। और जब आप क्लूलेस होते हैं तो फिर साजिद और नुमान तो आपको नहीं छोड़ते, वो तो फिर मुल्तान को बनाते हैं बल्लेबाजों का कब्रिस्तान। बात करेंगे इसके ऊपर मजीद इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। लेकिन बाबर आजम ने मुझे डिसअपॉइंट किया। आपकी क्या राय है इस हवाले से कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।